नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 42nd अमेंडमेंट के बारे में जानेंगे विस्तार पूर्वक। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और कॉन्सेप्ट को समझें। 42nd अमेंडमेंट को हम भारत के लघु यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जानते हैं, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी उनकी सिफारिशों को लागू करने के लिए संविधान में यह संशोधन किया गया। शायद ही ऐसा कोई भाग होगा जिसे इस संविधान संशोधन में छेड़ा ना गया हो। पहला संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता इन्हीं तीन नए शब्दों को जोड़ा गया था। हालांकि इस संशोधन के पीछे उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का राजनीतिक मकसद भी था, परंतु उस समय यह तर्क दिया गया कि देश को धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक तौर पर विकसित करने के लिए इन संशोधनों की जरूरत है। खास तौर पर पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ने के पीछे यह तर्क दिया गया कि देश का कोई अपना धर्म नहीं है तथा देश सारे धर्मों का समान रूप में आदर करेगा। के अलावा अखंडता शब्द भी आज़ादी, न्यायिक व्यवस्था, समानता तथा भाईचारे को मजबूत करने के लिए जोड़ा गया, जबकि आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। दूसरा भाग 4 का में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है और इसे भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार से है। पहला, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा, भारत की प्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा, देश की रक्षा करे। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करे। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करे। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। 10वां, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। 11वां, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। यह जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये 86वें संविधान में जोड़ा गया था। इससे पहले जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तब ये 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो नहीं जोड़ा गया था। तीसरा बदलाव, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसमें सुधार किया गया और 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा पुनः विचार के लिए भेजे जा सकने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई। चौथा, प्रशासनिक अधिकरणों तथा अन्य मामलों के लिए अधिकरणों की व्यवस्था की गई। संविधान के भाग 14 का में एक नया अध्याय प्राधिकरण ट्रिब्यूनल जोड़ा गया। इसके तहत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि कैट और राज्य प्रशासनिक अधिकरण यानी कि सेट और अन्य मामलों के लिए प्राधिकरण की व्यवस्था की गई। अब ये केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण क्या है? तो यह एक प्रकार का न्यायालय है। यहाँ पर जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं जो केंद्र सरकार में कार्यरत हैं, अगर उन्हें अपने विभाग से किसी भी प्रकार की शिकायत है तो वे ये शिकायत यहाँ पर जाकर कर सकते हैं। इसी प्रकार ये राज्य में भी है। पांचवा, संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। संसद द्वारा किए जाने वाले संविधान संशोधनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया, अर्थात सांसद द्वारा किए गए किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। परंतु इसके कुछ ही वर्षों बाद मिनर्वा मिल्स मामला आया 1980 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि न्यायिक पुनर्वलोकन मूलभूत ढांचा है, यह संविधान का मूल ढांचा है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और यह संशोधन स्वीकार नहीं हुआ। छठा, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। इसको हटाया गया फिर 1978 के 44वें संविधान संशोधन में। सातवां, यह व्यवस्था की गई कि डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन हेतु बनाए गए कानूनों को इस आधार पर अवैध करार नहीं दिया जा सकता है कि ये कानून मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। भाग 4 में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाए गए किसी कानून को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि उस कानून से किसी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दिया गया। आठवां, भाग 4 में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों में 3 नए निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया। पहला, सभी के लिए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। दूसरा, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों व श्रमिकों की भागीदारी। तीसरा, पर्यावरण तथा वन्य जीवों का संरक्षण। नौवां, भारत के किसी भी एक भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत के बजाय भारत के किसी एक भाग में भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकेगा।
पूर्व में भारतवर्ष में इस अनुच्छेद के तहत इमरजेंसी लगाई जाती थी, परंतु अब इस संशोधन के उपरांत अब किसी एक भाग पर भी इमरजेंसी लगाया जा सकता है। 10वां, किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए केंद्र को सशस्त्र बलों को भेजने की शक्तियाँ दी गई। 11वां, 5 विषय को राज्य सूची से सामवर्ती सूची में भेजा गया। पहला, शिक्षा। दूसरा, वन्यजीवों एवं पंछियों का संरक्षण। तीसरा, नापतोल। चौथा, न्याय प्रशासन। पांचवा, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।